गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार बेटा, एमएससी इन जूलॉजी। आज से आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट के साथ में। ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये समझते हैं कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है। उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट न होकर कॉन्सेप्चुअलिटी के साथ में एक समझने का सब्जेक्ट है। और कुछ विद्यार्थी बायोलॉजी सब्जेक्ट को समझना तो चाहते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ताकि वे इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को समझते हुए अपनी इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में पकड़ बना सके तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट को और अधिक इंटरेस्टिंग बना सके। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएगा। सो आप आज ही जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वास्तव में पाचन क्या होता है, इस तंत्र का मीनिंग क्या होता है, और इस पाचन की प्रोसेस में एक वर्ड यूज में आएगा फूड। फूड वास्तव में होता क्या है, क्यों हम इसे ग्रहण कर रहे हैं, और ये फूड वास्तव में कहां से संश्लेषित होता है, कहां से आता है, और क्यों हम इसे ग्रहण कर रहे हैं, और इस फूड के या भोजन के कौन से अवयव होते हैं, क्या हमारी बॉडी में वह संतुलित भोजन आवश्यक है। अगर उस फूड के कंपोनेंट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वास्तव में तंत्र किसे बोल रहे हैं, तंत्र क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो एनिमल किंगडम होता है, उस एनिमल किंगडम में हम एनिमल्स को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहला फाइलम देखें पोरीफेरा आता है। उस पोरीफेरा में हम क्या देखते हैं कि अगर इन एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ये सबसे सरल प्रकार के जीव होते हैं। इनमें होता क्या है, जो कोशिकाएं होती है गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होता है, और शरीर का संरचनात्मक संगठन बहुत ही सरल प्रकार का और कोशिकीय प्रकार का होता है। अगर इसमें देखें तो बहुत सारी कोशिकाएं गुच्छे के रूप में प्रेजेंट होती है, और हर एक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होती है, लेकिन ये कोशिकाएं प्रभावी रूप से फंक्शन नहीं कर पाती है। ये कोशिकाएं प्रभावी रूप से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार उद्विकास की प्रोसेस होती है। अगर हम इस पोरीफेरा में देखें, जैसे इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे एक कोई कंपनी है जिसमें 20 व्यक्ति कार्य करते हैं। उस कंपनी का न कोई सुपरवाइजर, न कोई डायरेक्टर, न कोई एमडी और न कोई वर्कर डिसाइड किए हुए हैं। सब व्यक्ति होते हैं जो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या वह कंपनी आगे बढ़ पाएगी, क्या वह विकास कर पाएगी। इसी प्रकार हमारा जो ये पोरीफेरा फाइलम है, इसी फाइलम में कोशिकीय लेवल संगठन तो देखने को मिलता है, लेकिन यह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। और इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लगातार उद्विकास की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से सिंपल जीव कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, और एनिमल्स या जीव जितने अधिक कॉम्प्लेक्स होंगे उनके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं सिलेंटेटा फाइलम हमें देखने को मिलता है। अगर हम सिलेंटेटा के एनिमल्स की बात करें तो सिलेंटेटा के एनिमल में हमें उत्कीय लेवल शारीरिक संगठन हमें देखने को मिलता है, या टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। या टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का मतलब होता है कि एक ही ओरिजिन वाली बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे ही हम उत्तक कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोशिकाएं आपस में मिलकर असेंबल होकर एक उत्तक का फॉर्मेशन करती है।
जो कि इस कोशिकीय लेवल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में प्रभावी रूप से फंक्शन करता है। तो ये जो सिलेंट्रेटा फाइलम है ये पोरीफेरा फाइलम के कंपैरिजन में अधिक विकसित होता है। और अगर हम इससे और अधिक उद्विकास की तरफ बढ़ते हैं तो विकास की प्रक्रिया हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलती है। जैसे हम इससे अगले फाइलम टीनोफोरा की बात करें, टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा में हमें अंग या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टीनोफोरा है ये सिलेंट्रेटा के कंपैरिजन में और अधिक डेवलप और सुविकसित होता है, जिसमें जो कार्य होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं वह प्रभावी रूप से होते हैं। लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं होता कि इसमें और अधिक आगे विकास की प्रक्रिया न हो, उद्विकास की प्रक्रिया न हो। अगर हम उद्विकास की प्रक्रिया में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें फाइलम देखने को मिलता है प्लेंटीहेल्मिन्थीज। प्लेंटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो प्लेंटीहेल्मिन्थीज में हमें तंत्र या सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। यह जो तंत्र जो कि प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है, यहां तक कि अगर हम इस पृथ्वी पर देखें सबसे मोर इंटेलिजेंट और सबसे अधिक डेवलप एनिमल ह्यूमन की बात करें तो उसमें भी हमें तंत्र या सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जो कि प्रभावी रूप से फंक्शन करता है। उद्विकास की प्रक्रिया यहाँ रुकती नहीं है। उद्विकास की प्रक्रिया एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है और ईश्वर की प्रयोगशाला में लगातार प्रयोग चलते रहते हैं और जो फिट बैठता है उसी को प्रकृति सेलेक्ट करती है। इस प्रकार जो फिट होगा वह प्रकृति में सरवाइव करेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो सबसे सरल प्रकार के जीव थे उनमें कोशिकीय लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, उसके बाद उत्कीय लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और उससे आगे हम पढ़ते हैं तो अंग हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद तंत्र या सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एनिमल्स डेवलप देखने को मिलते हैं और इनमें प्रभावी रूप से फंक्शन होता रहता है। यह तो हो गया तंत्र का मीनिंग। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हम ये पाचन वर्ड होता है, इस पाचन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट वन इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब यानी पाचन का मतलब होता है कि भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो क्या होता है कि भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज में आता है भोजन। ये भोजन क्या होता है तो हम इसको समझ लेते हैं कि भोजन क्या होता है, कहां पर इसका संश्लेषण होता है और क्यों हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ लेते हैं कि भोजन कैसे बनता है। अगर हम इस पृथ्वी पर देखें तो जितने भी इस पृथ्वी पर जीव प्रेजेंट होते हैं, जैसे चाहे वह एक कोशिकीय सिंपलर जीव हो या बहुकोशिकीय
बहुकोशिकीय एनिमल्स हो जैसे कि ह्यूमंस, उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड ही एकमात्र स्रोत है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और ये फूड का संश्लेषण के लिए एकमात्र स्रोत ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस किस प्रकार होती है। जैसे ये एक प्लांट हो गया, प्लांट H2O को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, इन्वायरमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है, और दिन के समय क्या होता है, सूर्य निकला हुआ होता है और सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ता है। होता क्या है, ये जो प्लांट होते हैं इनकी सेल में हमें एक ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है जिसे हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट इन हरे पौधों में रिएक्शन सेंटर की तरह कार्य करता है। रिएक्शन सेंटर की तरह कार्य करता है। अब क्या होता है कि दिन के समय में जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट के सेल में रंध्र प्रेजेंट होते हैं। इन रंध्र के माध्यम से CO2 अंदर प्रवेश करेगा, जड़ों के द्वारा H2O अंदर एंटर करेगा और ये पहुंचेंगे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में पहुंचेंगे जहां हम बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में ये पहुंच जाते हैं और वहां पर होता क्या है, जैसे 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O कंबाइन करके या रिएक्शन करते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, और C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल O2 बाहर निकलते हैं। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसे हम भोजन बोल रहे हैं। इसी ग्लूकोज की प्रोसेस के लिए या इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए इतना तामझाम प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लिए ही इतनी प्रोसेस होती है। अब हम बोल रहे हैं कि जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण होता है तो हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम क्यों प्रेजेंट होता है। हमें तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन हम देखें कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में न होकर एक लार्ज यूनिट में होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हम बोल रहे हैं ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि एक पॉलीमर यूनिट होती है। अब हम डाइजेशन की प्रोसेस में इस कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये ग्लूकोज होता है मोनोमर। पॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज की बहुत छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट का निर्माण कर लेती है, जिसे हम पॉलीमर बोल रहे हैं। और डाइजेशन की प्रोसेस में यही पॉलीमर टूटकर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे मोनोमर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम डाइजेशन बोल रहे हैं। इस प्रकार हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया होती है और फूड का निर्माण होता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो भोजन होता है उस भोजन को हम क्यों ग्रहण करते हैं। बात आती है कि भोजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, चाहे वह एक कोशिकीय बैक्टीरिया हो
या चाहे बहुकोशिकीय और इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मोर इंटेलिजेंट एनिमल्स या डेवलप्ड एनिमल्स ह्यूमन की बात करें तो उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स, सिस्टम्स तथा इसको छोड़कर कोशिकीय लेवल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक कोशिका को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वह एनर्जी कहां से प्राप्त होती है, हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट एक मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर यूनिट होती है जिसे डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा इसे ग्लूकोज सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, अवशोषित योग्य मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही ग्लूकोज पाचन की प्रक्रिया के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसे अवशोषित कर रक्त में भेज दिया जाता है। अब रक्त से क्या होता है, इसे कोशिका में भेज दिया जाता है और कोशिका में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कोशिका के अंदर भेज दिया जाता है और कोशिका के अंदर 3 साइकिल ऑपरेट होते हैं जिसके माध्यम से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होता है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है और यही एकमात्र स्रोत हमारी कोशिकाओं के लिए है जो कि एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जो बोल रहे हैं कि भोजन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, भोजन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और इन कंपोनेंट की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट देखे जा सकते हैं, क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्या हमारी बॉडी को संतुलित या बैलेंस्ड भोजन आवश्यक है और अगर इनकी कमी होती है तो हमारी बॉडी में क्या एबनॉर्मेलिटीज हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि भोजन के कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या वसा भी बोल सकते हैं, खनिज लवण, विटामिन्स एंड जल। ये 6 कंपोनेंट भोजन के होते हैं जो कि हमारी बॉडी में संतुलित भोजन का कार्य करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की कमी होती है तो हमारी बॉडी पर सीधा सा इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स का कार्य करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होगी जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए तथा हमारी बॉडी में हर एक तंत्र को कार्य करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स का कार्य करता है। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल प्रोटीन को लेकर बात करें तो प्रोटीन को हम 2 या 3 तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन की प्रक्रिया में जो प्रोटीन होती है वह एमिनो अम्ल में टूट जाता है। एमिनो अम्ल में टूट जाता है। ये जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, मतलब हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने या हमारी ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब जिम ज्वाइन करते हैं तो वह प्रोटीन पाउडर लेते हैं क्योंकि अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोटीन को देखें तो जैसे ये हमारी बॉडी की कोई भी सेल मान लो, इस सेल में ये केंद्रक प्रेजेंट होता है और केंद्रक में ये डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम
इस कोशिका की सेल मेम्ब्रेन या कोशिकीय मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इस सेल मेम्ब्रेन में हमें दो मॉलिक्यूल मेजर रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे ये हो गई लिपिड की लेयर, लिपिड की दो लेयर होती है। इस प्रकार लिपिड की दो लेयर प्रेजेंट होती है और इन्हीं लेयर के बीच में प्रोटीन चैनल प्रोटीन की भांति इस प्रकार दसी रहती है। अब इस प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हमारी सेल्स को फंक्शन करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी सेल के बाहर की तरफ ये प्रोटीनियस सब्सटेंस जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इन प्रोटीन सब्सटेंस की हमारी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है। तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल का कोशिका के अंदर इंटर करवाने का एकमात्र तरीका है कि इसमें प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये लिपिड की लेयर से इंटर नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रोटीन सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसलिए इन्हें इंटर करवाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्रोटीन क्या फंक्शन करता है, प्रोटीन डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा एमिनो एसिड में टूट गया। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर लेवल पर इंपॉर्टेंस देखें, जैसे हमें हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और हमें इंसुलिन हार्मोन चाहिए होता है। इंसुलिन हार्मोन यह एक प्रोटीन टाइप हार्मोन है, मतलब प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब कोशिका के अंदर होता क्या है, जैसे ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया और केंद्र के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है। अब इंसुलिन का फॉर्मेशन करने वाला जो जीन होता है इसी डीएनए पर प्रेजेंट होता है। मान लो कि ये इंसुलिन का फॉर्मेशन करने वाला जीन होता है। सबसे पहले इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी जिसे हम अनुलेखन कहते हैं, जिसके द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए भी इसमें वेरियस टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन यहां पर जुड़कर इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ये एमआरएनए बन गया। एमआरएनए का मतलब क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेसिल, साइटोसिन। इस प्रकार कोड प्रेजेंट होते हैं और एक त्रिकूट होता है जो कि किसी एक एमिनो अम्ल को कूट करता है। मतलब कि इस प्रकार एक एमिनो एसिड जुड़ जाएगा। इस प्रकार एमिनो एसिड की लंबी चेन बन जाती है और इसी चेन को हम प्रोटीन कह रहे हैं। मतलब कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो हमारी एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है डाइजेशन की प्रोसेस में, जो भी जितने भी एंजाइम होते हैं वह एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इसलिए हमने देखा कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में हम देखते हैं लिपिड। लिपिड का अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो उसी प्रकार ये हमारी सेल है और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में दो प्रकार से लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है और इनके बीच में ये प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये जो लिपिड की लेयर होती है, मतलब कि जो हमारी कोशिका प्रेजेंट होती है, उस कोशिका के चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी के निर्माण में लिपिड अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लिपिड हमारी सेल को रिजिडिटी प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइडल हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, वह स्टेरॉइडल हार्मोन लिपिड से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन,
नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन होते हैं ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं। और लिपिड इसके अलावा हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड के रूप में भी कार्य करती है। यह हमारी त्वचा के नीचे फैट के रूप में जम जाता है और जब हमें ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तब इस फैट का यूज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारी बॉडी जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण या जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, वे हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे हम Fe की बात करें या जेडन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, मोलिब्डेनम की बात करें, इस प्रकार के हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मिनरल्स हमारी बॉडी में एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी में जो एंजाइम कार्य करते हैं उन एंजाइम के साथ मिलकर उन्हें फंक्शन करवाने का कार्य करते हैं। जैसे अगर हम Fe की बात करें तो Fe क्या करती है? Fe क्या करती है? Fe के चारों ओर 4 फोस्फायरिन रिंग जुड़कर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और यही हीमोग्लोबिन आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, आरबीसी का निर्माण करती है। अगर हमारी बॉडी में ये जो Fe मिनरल प्रेजेंट होता है या खनिज लवण प्रेजेंट होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पोरफायरिन रिंग नहीं जुड़ पाएगी और पोरफायरिन रिंग नहीं जुड़ पाएगी तो इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस आरबीसी का निर्माण नहीं होगा और हमारी बॉडी में रक्त की कमी हो जाएगी। हमारे श्वसन संबंधित तथा हमारे संवहन या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें जेडन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, उस इंसुलिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए जेडन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मैग्नीज और मोलिब्डेनम की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स कार्य करते हैं जिनको कार्य करवाने के लिए मैग्नीज और मोलिब्डेनम को फैक्टर के रूप में या को एंजाइम के रूप में फंक्शन करते हैं। इस प्रकार हमारी बॉडी में खनिज लवण का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अगला अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो अगला आता है विटामिन। विटामिन की बात करें तो आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, रंतोदी रोग। रंतोदी या इसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। ये होता क्या है? जो हमारी आंख प्रेजेंट होती है, आंख या आई, इसमें 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है, रोड सेल और कोन सेल। जैसे ही दिन ढलने को होता है तो ये कोन सेल इनएक्टिवेट हो जाएगी और जो रेड सेल होती है, ये रोड सेल होती है, ये एक्टिवेट हो जाएगी, जो हमें डार्कनेस में हमें थोड़ा बहुत दिखाने का कार्य करती है। और ये जो रोड सेल है, इस रोड सेल का निर्माण रोडोप्सिन प्रोटीन के द्वारा होता है। और इस रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? ऑप्सिन प्रोटीन प्लस विटामिन ए। अब अगर हम इस पूरी प्रोसेस को देखें, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ पाएगा और ऑप्सिन प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ पाएगा तो इस रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा और रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो ये रोड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा और रोड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें जैसे ही थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगेगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी रोग को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस रोग। इसके अलावा हम देखें एक और विटामिन के एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन सी, जिसे हम कहते हैं एस्कोर्बिक
एसिड, यह वैज्ञानिक नाम होता है। अब होता क्या है, ये जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ये हमारी सेल्स आपस में एक पदार्थ के द्वारा, मटेरियल के द्वारा कनेक्ट रहती है, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। और इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रोलाइल एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये जो प्रोलाइल एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ये विटामिन सी के साथ मिलकर कार्य करता है। अगर अब हम देखते हैं हमारी बॉडी में जैसे विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ये प्रोलाइल एनहाइड्रेज एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। और ये प्रोलाइल एनहाइड्रेज एंजाइम अगर हम फंक्शन नहीं करेगा तो मैट्रिक्स का निर्माण नहीं होगा, और मैट्रिक्स का निर्माण नहीं होगा तो यहां से जो ये मैट्रिक्स है ये फट जाएगी। और जैसे हमारे मसूड़े से खून आना, हमारी जो एड़ियां होती है उन एड़ियों से खून आना, इस प्रकार के हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार विटामिन हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम देखें जल, तो जल भी हमारी बॉडी में, वाटर हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस में जितने भी एंजाइम काम में आते हैं वह हाइड्रोलिसिस टाइप के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें फंक्शन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तथा हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट होती है उनके लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारी बॉडी में ये जो भोजन के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हमने इस चैप्टर की बेसिक को देखने का प्रयास किया है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसी को हमने आज देखा है। और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस बात को विराम देना चाहूंगा कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसे तो लोग चलने को तो चल लेते एक पैर से भी, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। थैंक यू। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले हमारे इस चैप्टर से अगले पोर्शन के साथ हम मिलेंगे कल। थैंक यू।